नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस के बारे में। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाजपा में तो पीढ़ी परिवर्तन हो गया है। प्रतीक्षा थी कांग्रेस की और कमलनाथ ने कहा था कि वो मध्य प्रदेश नहीं छोड़ेंगे। इससे अनुमान लग रहा था कि शायद लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में कुछ बदलाव हो, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के तौर पर नई पीढ़ी के नाम पर डॉक्टर मोहन यादव को चुना, उसके साथ ही कांग्रेस ने भी एक झटके में ऑपरेशन कर दिया। और वो ऑपरेशन ऐसा हुआ कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर जीतू पटवारी, जो राहुल गांधी के बहुत निकटतम माने जाते हैं, इसके साथ साथ आदिवासी वर्ग से आने वाले उमंग सिंगार, जो मध्य प्रदेश की वरिष्ठतम आदिवासी नेता जमुना देवी के भतीजे हैं। मध्य प्रदेश में जमुना देवी जी उप मुख्यमंत्री रही थी दिग्विजय सिंह की सरकार में। जीतू पटवारी पिछड़े वर्ग से आते हैं, उमंग सिंगार आदिवासी से वर्ग से हैं, और इसके साथ साथ उनकी एक पारिवारिक पृष्ठभूमि है उनकी बुआ जी की, जमुना देवी जी की। और इसके बाद जो तीसरे लीडर की हम बात कर रहे हैं वो भी नौजवान हैं, हेमंत कटारे, दूसरी बार के विधायक हैं। मध्य प्रदेश में सत्यदेव कटारे, जो बहुत ही जमीनी स्तर से राजनीति कर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बने थे, नेता प्रतिपक्ष थे, उनके चिरंजीवी सत्यदेव कटारे के हेमंत कटारे ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। चूँकि कांग्रेस के भीतर जाति, वर्ग और क्षेत्र के हिसाब की राजनीति का ज़्यादा प्रश्न है, इसलिए हमने जातियों की बात की कि ब्राह्मण से जाति से आते हैं हेमंत कटारे, आदिवासी जाति या वर्ग से आते हैं उमंग सिंगार, और ओबीसी से आते हैं हमारे जीतू पटवारी। तो ये जो मामला है अचानक हुआ है, अपेक्षित तो था लेकिन इतनी जल्दी होगा इसकी अपेक्षा कम थी। तो इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि कांग्रेस में पीढ़ी परिवर्तन एक झटके में हुआ है और इस झटके की वजह से कई लोगों को सदमा भी हुआ होगा। वो जो सदमा है, वो जो आश्चर्य है, उस पर भी हम बात करेंगे कि कमलनाथ जी को ये अपेक्षा नहीं रहेगी कि अचानक ही उनसे बिना पूछे या उनके पूछने के साथ एकदम से बदलाव कर दिया जाएगा। ये एक हैरत में डालने वाली बात है। इसमें दिग्विजय सिंह जी भी आते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी मध्य प्रदेश में काम कर रही थी, तो उन पर भी बात करेंगे कि आखिर ये सब कैसे हुआ और इसके दूरगामी नतीजे क्या होंगे। कांग्रेस की राजनीति कितना लंबा चलेगी इन तीनों नेताओं के साथ। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ और युवा पत्रकार साथी गौरव चतुर्वेदी जी। स्काइप पे हमारे साथ जुड़े हैं संदीप पौराणिक जी, हमारे पत्रकार साथी, और टेलीफोन लाइन पर हैं सामाजिक सरोकार से संवाद करने वाले, जुड़ने वाले रमेश सिंह जी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत के पहले इन दोनों नेताओं का भी हम वर्जन सुन लेते हैं, संवाद सुन लेते हैं कि जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं और उमंग सिंगार क्या कह रहे हैं। प्रदेश के सारे वरिष्ठजन और हमारे सारे युवा साथी सबके सहयोग और मार्गदर्शन में, बड़ों के आशीर्वाद से जो एक छोटे से सामान्य से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, उसके लिए साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ मैं इस भावना को जानता हूँ कि आने वाले समय में कांग्रेस की आइडियोलॉजी कैसे घर घर पूरी पार्टी को सामूहिक नेतृत्व जाए और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा हो, इस भावना की चुनौती हमारे सामने में एहसास करता है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसको एहसास करता है। कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी आने वाले दौर में, वो लोकसभा हो या आने वाली विधानसभा हो, सारे वरिष्ठजनों के तो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जो सामूहिक नेतृत्व आता है, उनके सबके आशीर्वाद और मार्गदर्शन में ही कांग्रेस चले। हर जवाबदारी या चुनौती के रूप में इसको स्वीकार करता हूँ, बड़ी होती है, लेकिन निश्चित तौर से भाजपा ने 18 साल में जिस प्रकार से झूठे वादे किए, उन वादों का जवाब कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष हमारे जीतू पटवारी जी, हम दोनों मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, सब विधायक मिलकर, कार्यकर्ता मिलकर लड़ेंगे, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सदन की लड़ाई स्वाभाविक है, जो जनता के मुद्दे क्षेत्र में वही सदन में आते हैं, उन मुद्दों को
बिल्कुल स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक है, कार्यकर्ताओं में उत्साह की आवश्यकता। लोकसभा चुनाव है और मैं तो आखिरी में कहना चाहता हूँ सब कार्यकर्ताओं के, मध्य प्रदेश के, कि हार के बाद ही जीत होती। सभी सम्मानीय, सभी साथ है, सबका आशीर्वाद। तो ये कांग्रेस की युवा पीढ़ी है, जनरेशन नेक्स्ट है, जो अगले 20 साल जिनके कंधों पर कांग्रेस यहाँ चलेगी, या जिनके कंधों पर कांग्रेस हाईकमान ने भरोसा जताया कि ये 3 लीडर हैं, ये हमारे लिए अगले 20 साल 25 साल संघर्ष करेंगे और पार्टी को सत्ता में लेकर आएंगे। तो ये पीढ़ी परिवर्तन का दौर है। भाजपा में चल रहा था, कांग्रेस ने एक झटके में किया है, इसी पर बातचीत करेंगे। मैंने तारुफ कराया था कि हमारे साथ स्टूडियो में है हमारे साथी पत्रकार, बहुत युवा तुर्क हम उन्हें कहते हैं, गौरव चतुर्वेदी जी, संदीप पौराणिक जी, युवा पत्रकार साथी के साथ साथ वो मध्य प्रदेश को बहुत पाटते हैं, घूमते हैं। उनसे पूछेंगे कि आखिर ये जो बदलाव कांग्रेस का हुआ वो किस ढंग से उसको देखते हैं। और रमेश सिंह जी ग्रामीण क्षेत्र से सरोकार है और कह सकते हैं कि ये ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ ग्लोबल नज़र इनकी है, दुनिया को भी देखते हैं, खासतौर से भारत की जो विदेश नीति उस पर भी बातचीत करते हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं। रमेश जी आपका स्वागत है, संदीप जी आपका और गौरव जी आपका। चर्चा इसलिए भी गौरव जी आपके साथ कि आप इस पूरे मामले को लंबे समय से देख रहे हैं। ये जो बदलाव है ये कितना मुफीद है, कितना आगे चलेगा, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां भाजपा जो सत्ता में उसके साथ भी है और प्रतिपक्ष में कांग्रेस है, इनके साथ भी चुनौतियां हैं। लेकिन इसमें जितना जो जुबान संभाल कर बात करेगा, जितना दिल बड़ा करके चलेगा, जितना दिमाग बड़ा रख कर चलेंगे, और कब कितना बोलना है, कितना सुनना है और कैसे बोलना है, इसका जो सलीका जितने तरीके से करेगा वो मध्य प्रदेश की सियासत में उतना लंबा चलेगा। इसमें धीरज की ज़रूरत भी है, चतुराई की ज़रूरत भी है, और सड़क पर संघर्ष करने की ज़रूरत है, और सदन में सरकार को घेरने की ज़रूरत है। तो हमें लगता है कि कांग्रेस को हर सेक्टर में, हर चैप्टर पर बहुत काम करना पड़ेगा, और अगर वो कर पाते हैं तो इसका नतीजा हमें लगता है कि विधानसभा के इसी सत्र से दिखना शुरू हो जाएगा। और इस सरकार के जो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है उसके लिए सड़क पर भी कांग्रेस का प्रतिकार दिखेगा, और इसी से लोग तय करेंगे कि आगे के दिनों में कांग्रेस कैसी चलने वाली है, कैसी दिखने वाली है। गौरव जी आपकी राय। राघवेंद्र जी, आपने देखा होगा कांग्रेस में लंबे समय से वही नेता एक छत्र राज्य कर रहे थे जो 70-80 के दशक में आए थे, और आज उनकी उम्र जो है वो उनकी उम्र अब काम करने की इजाज़त नहीं दे रही। एक कांग्रेस को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है बुजुर्ग चेहरों को साथ लेकर या एक ही जैसे चेहरों को साथ लेकर लंबे समय तक चलना एक सबसे बड़ा कारण रहा। दूसरा कारण जो उनकी आंतरिक गुटबाजी थी कांग्रेस की, वो भी कांग्रेस को कमज़ोर करती चली गई। वर्तमान में अब कांग्रेस में इस प्रकार की बात और विचार को बल दिया जा रहा है, और जब वो देख रहे हैं कि स्थापित नेताओं को भाजपा एक झटके में दरकिनार कर रही है, तो हम क्यों ना करें ये प्रयोग करके देखें। और संभवतः इसी कारण से मध्य प्रदेश में जो हालिया नेतृत्व परिवर्तन किया है कांग्रेस ने अपने अंदर का, वो इसी नज़रिए से देखा जाना चाहिए, क्योंकि ताजे चेहरे होंगे, जनता के बीच में जाएंगे तो जनता भी उनके साथ जुड़ाव महसूस करने में आसान रहेगी। एक ही जैसे चेहरों को देख देखकर कांग्रेस से जनता भी उकता गई थी। अब लेकिन ये एक ही एक चेहरा देखकर जनता कांग्रेस से उकता गई थी, इस मामले में तो बात फिर दूर तक जाएगी। कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व वो तो वर्षों से, सदियों से उसी चेहरे को देखता आ रहा है, वहाँ तो कोई इस बदलाव की बात नहीं करते हैं। लेकिन खड़गे जी की जहाँ तक हम बात करेंगे तो उम्र दराजों की अगर बात करेंगे तो खड़गे जी भी उम्र दराज हैं, और उनके साथ जो टीम है वो भी बहुत युवा नहीं है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में फिर कांग्रेस के भीतर एक बड़े, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव की भी हम तस्वीर देखेंगे, क्योंकि लंबे समय से राहुल गांधी से ये आग्रह किया जा रहा था कि वो दोबारा से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभालें। उनके निरंतर इनकार के बाद फिर मुझे लगता है कि काम चलाऊ अध्यक्ष के रूप में खड़गे जी को लेकर आए हैं, और खड़गे जी फिर वही चेहरे हैं, पुराने चेहरे हैं। फिर हम सोनिया गांधी की बात करेंगे या राहुल गांधी की या प्रियंका जरूर नहीं है, लेकिन चेहरे तो फिर पुराने बहुत सारे हैं, जिस पर अगर एक परिवार को छोड़ दे तो मुझे लगता है कि फिर वही चलेगा, बाकी तो फिर लोग बदले जाएंगे। आपकी
अगले दौर की बातचीत में इस पर भी राय जरूर आ जाए। लेकिन संदीप जी, दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जो बदलाव किए हैं, क्या कमलनाथ के बिना, क्या दिग्विजय सिंह के बिना ये 3 नए चेहरे काम कर पाएंगे और कितना कर पाएंगे, कितनी इनकी स्वीकार्यता होगी और कितना ये संजीदगी से अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे, ये भी बहुत देखने वाली बात होगी। क्योंकि जीतू पटवारी बहुत आक्रामक हैं, मालवा के हैं, तो वो बोलचाल का अंदाज उनका अपना निराला है। एक उनका संवाद बहुत चर्चित हुआ था जो सन 2018 के चुनाव में आया था बाजार में, वो ये था कि भाई वो किसी को समझा रहे थे कि पार्टी तो गई तेल लेने, आप मेरी चिंता करो या मुझे देखो। इस तरह के संवाद अगर फिर कभी दोबारा उनकी जुबान फिसती आए तो फिर मुझे लगता है कि पार्टी को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ये संवाद पार्टी के भीतर और बाहर लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे और उसके अर्थ लगाएंगे। आपकी राय? हेमंत कटारे बहुत जूनियर हैं, नए चेहरे हैं, युवा हैं, इसके साथ उमंग सिंगार विवादों से घिरे रहे हैं लेकिन आदिवासी चेहरा है, वो कितना आगे जा पाएंगे, कितना अपने आप को संयमित रखेंगे, क्योंकि वो भी युवा तुर्क माने गए थे कांग्रेस के भीतर, दिग्विजय सिंह के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था। तो इन सब पर आपकी समग्र राय? देखिए राघवन जी, युवा चेहरे हैं और पसंद भी की जा रही है। वर्तमान दौर की जो राजनीति है उसमें युवा चेहरों को लोग भी पसंद कर रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं तक नहीं, आम जन भी कहीं ना कहीं उन्हें पसंद कर रहा है। लेकिन संदीप जी, शुरुआत में मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं उन्मति के साथ, पसंद कहां से करना? जीतू पटवारी जी चुनाव हार गए। मैं उसी बात पे आ रहा था राघवन जी। चुनाव जीतना और हारना कोई पैमाना नहीं है लोकप्रियता का। प्रदेश स्तरीय जब आप नेता को बनाते हैं या जिम्मेदारी सौंपते हैं तो उसकी प्रदेश स्तर की लोकप्रियता की मैं बात कर रहा हूं, और पसंद भी लोग कर रहे हैं। ठीक है, वो चुनाव हारना जीतना एक अलग मसला हो गया। ये वो तो नेता है राघवेंद्र जी जिनमें उत्साह है, आत्मविश्वास कितना है ये वक्त बताएगा। जैसे हम खेल में देखते हैं ना कि विकेट गिरता है या कोई अच्छी बॉल डालता है तो उत्साह में रहता है नया खिलाड़ी, तो उत्साह मुझे इन दोनों नेताओं में ज्यादा नजर आता है। जहां तक आपने कहा वरिष्ठों का साथ जरूरी है कांग्रेस के लिए, चाहे जीतू पटवारी हो चाहे उमंग सिंगार हो, इन्हें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ की जरूरत होगी, क्योंकि एक अनुभवी नेता है और एक वो नेता है जिसकी जमीन में पैठ है आज भी दिग्विजय सिंह की। लेकिन एक चीज को और हमें नहीं भूलना चाहिए राघवेंद्र जी कि इन दो नए चेहरों के आने से मध्य प्रदेश की राजनीति में परिवारवाद पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। इन दो बड़े नेताओं पर, चाहे दिग्विजय सिंह की बात कर लें हम चाहे कमलनाथ की बात कर लें, इन दोनों नेताओं पर परिवारवाद की आरोप लगते रहे हैं, अपने बेटे को एस्टेब्लिश करने के आरोप लगते रहे हैं। ये सारी राजनीति करते हैं तो अपने बेटों के लिए करते हैं, ये एक परसेप्शन खड़ा हो रहा था कांग्रेस के अंदर। लेकिन जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के आने से ये जो परसेप्शन बना था इन दो नेताओं का वो टूट जाएगा। और जहां तक आपने बात कही, मैं ये कहता हूं कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बाद हम किसी दूसरी लाइन की बात नहीं करते थे, ना दिखती थी हमें उस तरह से, ना ये संभावना दिखती थी कि कांग्रेस इन पर दाव लगाएगी। लेकिन जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के अलावा हेमंत कटारे की नियुक्ति के बाद हमें दिखने लगा है कि दूसरी कतार में अजय सिंह भी है, अरुण यादव जैसे नेता हैं जिनका बेहतर उपयोग किया जा सकता है। तो जो आपने बात कही, मुझे लगता है कि जैसा बीजेपी प्लान करती है कि आने वाले 2 दशक की राजनीति आप तैयार करते हैं अपने कांग्रेस की, अगर ईमानदारी से इन दो नेताओं ने, जैसा आपने कहा कि संजीदगी से काम करें, उत्साह ज्यादा ना दिखाएं, बेवजह की बयानबाजी ना करें, विवादों में ना उलझें, तो आने वाले समय में कांग्रेस की एक नई लीडरशिप डेवलप होगी। और ये सारी चीज अभी विधानसभा का जब राज्यपाल के अभिभाषण के बाद चर्चा होगी तो उमंग सिंगार का परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगा आपको। उसके बाद जब भी सरकार को सड़क पर घेरने की बात आई तो जीतू पटवारी का परफॉर्मेंस दिख जाएगा, साथ ही इनकी राजनीतिक कौशल भी दिखेगा। क्या ये दिग्विजय सिंह का साथ लेते हैं, क्या ये कमलनाथ का साथ लेते हैं, क्या ये अजय सिंह या अरुण यादव को वो महत्व देते हैं जो उनकी हैसियत है। अगर वाकई में इन दो राजनेताओं ने टीम भावना से काम किया राघवेंद्र जी, तो आप ये तय मान के चलिए कि बीजेपी की जो लीडरशिप है, नई लीडरशिप, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो और चाहे मुख्यमंत्री हो मोहन यादव, वो भी युवा है, क्योंकि राजनीति में 50 के बाद भी आदमी युवा माना जाता है, तो वो भी युवा है। तो टकराहट या यूं कहें कि राजनीतिक तौर पर मुकाबला जोरदार होगा। लेकिन इन दो खिलाड़ियों को राजनीतिक तौर के मैदान की अगर हम बात करें तो बहुत संभल कर चलना होगा, क्योंकि इस समय रफ्तीली ज्यादा है राजनीति।
और ये दोनों नेता इसके लिए जाने भी जाते हैं कि बेबाक बयानी के लिए फिसल भी जाती है इनकी जबान। तो इन्हें संयमित होकर काम करना पड़ेगा, समन्वय बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है तो कांग्रेस एक बार फिर मध्य प्रदेश में बेहतर तरीके से खड़ी हो सकती है। चलिए आमीन, ऐसा ही हो, क्योंकि अगर प्रतिपक्ष मजबूत नहीं होगा तो फिर सरकार निरंकुश हो जाएंगी, क्योंकि 163 का बहुमत है भाजपा का। उनके भीतर ही अगर प्रतिपक्ष हो जाए तो अलग बात है। अभी जो 66 सीटें कांग्रेस की आई है उसमें 66 सीटें और युवा चेहरे, अनुभव की कमी, और उस अनुभव को पाने में 1 साल में हासिल करते हैं, 2 साल में। लेकिन मैं जरूर एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं आपके पास कि जब 18 महीने की सरकार थी कमलनाथ जी की, उसमें ये दोनों चेहरे मंत्री हुआ करते थे। मंत्री के तौर पर इनका जो कामकाज था वो भी जरूर कार्यकर्ताओं को याद होगा, जनता को याद होगा। वो जो उनकी परफॉर्मेंस है वो भी उनके इस कामकाज में भूमिका अदा करेगी। नई जिम्मेदारी में, नए दायित्व में, इसमें बहुत ज़रूरत है अध्ययन करने की विधानसभा के लिए, और बहुत ज़रूरत है सड़क पर संघर्ष करने की जीतू पटवारी के लिए। तो उमंग सिंगार और उनकी टीम अध्ययन करने के साथ तथ्यों पर सरकार को घेरे और मुद्दों को लेकर सरकार को सड़क पर जीतू पटवारी की टीम घेरे, तब दिखेगा। हमें लगता है कि अब परीक्षा की घड़ी शुरू हुई है, और ऐसे में जो टीम के कोच हैं, जो मैनेजर हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी, इनकी भी भूमिका ये तय करेगी कि ये जो 3 बच्चों की टीम है, क्योंकि 75, 78, 80 साल के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के सामने ये तीनों बच्चे ही हैं, ये कितना आगे बढ़ पाते, कितना पुष्पित और पल्लवित हो पाते हैं। क्योंकि इन दोनों नेताओं के भी अपने पुत्र हैं, नकुलनाथ और जयवर्धन, वो उनको कितना आगे बढ़ा पाते हैं और ये टीम कितना लेके चलती है। मैं रमेश जी से पूछूंगा, रमेश जी, इस पूरे बदलाव को आप कैसे देखते हैं? क्या कांग्रेस के भीतर जो बदलाव हुआ है उसकी वजह भाजपा की नीति है? क्योंकि भाजपा में बदलाव हुआ है इसलिए कांग्रेस ने भी झटके में सब कुछ बदल डाला है। आपकी राय? राघव जी, पिछले 30, 40, 45 साल से कांग्रेस के जो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, इनको देख देख के जनता बोर हो चुकी थी। इनमें अब वो एनर्जी नहीं बची थी। देखिए, इतने समय में संस्कृतियां बदल गई, सभ्यताएं बदल जाती है, लोगों का रहन सहन, बोलचाल, सोचने का तरीका बदल जाता है, दुनिया को देखने का तरीका बदल जाता है, और आम आदमी इनको देख देख के बोर हो चुका था। इनमें अब वो एनर्जी नहीं बची थी। बीजेपी ने जिस तरह से रणनीतिक तौर पे युवाओं को अपनी अगले 20 साल की रणनीति के तहत अपनी पीढ़ी बदली है, तो उस रणनीति को काटने के लिए कांग्रेस के लिए ये बहुत जरूरी था, और कांग्रेस ने बहुत सही स्टेप लिया। इसके लिए इस समय एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी प्रदेश अध्यक्ष के, जो बीजेपी को आक्रामक ढंग से काउंटर कर सके। इस समय कांग्रेस को जमीनी लड़ाई लड़नी है, सड़कों पे लड़ाई लड़नी है, बंगलों में बैठ के लड़ाई नहीं लड़नी। और इस जो ग्राउंड की राजनीति होती है ना, खासतौर से सड़कों की, उसके लिए बहुत सौम्य किस्म के लोग, गंभीर किस्म के लोग ज्यादा उपयोगी नहीं होते। उसके लिए सैनिक टाइप लोग होने चाहिए, जो आक्रामक हो, युवा हो। और मैं समझता हूँ जीतू पटवारी में ये चीज है, उमंग सिंगार में ये चीज है, दोनों के अंदर जोश है। हमने इनके बयान देखे हैं। तो क्या होता है, जब जिम्मेदारी आती है राघवन जी, तो फिर उस हिसाब से आदमी को बदलना पड़ता है। सोचना, अच्छा प्रयोग तो करना पड़ेगा कांग्रेस को, आज नहीं तो कल प्रयोग तो करना होगा। तो कांग्रेस ने एक बेहतर प्रयोग किया है, और इन दोनों को, ये दोनों ही नेता युवा है, आक्रामक है, और सदन के अंदर और सदन के बाहर ये बीजेपी को अच्छे से काउंटर कर पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब अच्छा, जिम्मेदारी आई है तो जिम्मेदारी के तरीके से वो परिवर्तन भी आएगा उनमें, और मतलब अपने आप को सोचने के तरीके में भी बदलाव आएंगे। उमंग सिंगार एक ऐसे व्यक्ति है जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, युवा भी है, आदिवासियों में पैठ गया। आदिवासियों को साधने के लिए कांग्रेस को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो प्रदेश स्तर पे कोई बहुत बड़े पद को होल्ड करता हो। क्योंकि आपने देखा पिछली बार कांग्रेस को आदिवासियों में अच्छा समर्थन मिला था, लेकिन इस बार समर्थन घट गया। अच्छा, बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में पेश करके कांग्रेस सामने एक चुनौती पेश कर दी थी आदिवासियों को। में कांग्रेस, बीजेपी ने बहुत ज्यादा काम भी किया है, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी। तो उस लिहाज से एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो आदिवासी हो, युवा हो, और जो आदिवासियों में पैठ रखता हो। तो मेरे ख्याल से रमेश जी, मैं आपसे पूछूंगा कि कांग्रेस की इस युवा टीम में जो हम देश की बात करें तो क्राउड फंडिंग का भी एक नया फंडा वो लेकर आए हैं अभी, उस पर भी आपसे और मैं दोनों साथियों से और पूछूंगा। लेकिन गौरव जी, दरअसल
आक्रामक होना और अराजक हो जाना ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि सरकार में रहते वक्त जिस ढंग से उमंग सिंगार ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था, वो आक्रामकता तो थी, लेकिन नेतृत्व के प्रति वो भी थी अराजकता। अब इन सब का छिद्रानुवेशन होगा, क्योंकि कल तक वो मंत्री हुआ करते थे, अब वो नेता प्रतिपक्ष है। जरा सा उनकी कोई भी लाइन थोड़ी भी दाएं बाएं होगी तो इस पर पार्टी के भीतर और बाहर लोग दूरबीन से देखकर उनके कामकाजों की निगरानी करेंगे और उस पर बातचीत करेंगे। तो आक्रामक तो जरूर होना चाहिए, लेकिन अगर आप अराजकता की तरफ जाएंगे तो फिर आपकी आलोचना पार्टी के भीतर भी ताकत से होगी, क्योंकि आप अभी नए नए हैं, अभी आपको अपनी स्वीकारता बनाना है। ये चुनौती जीतू पटवारी के सामने भी है कि वो स्वीकारता बनाए, और ये चुनौती उमंग सिंगार के सामने भी है कि वो आक्रामक भी रहे और स्वीकारता भी बनाए। आपकी राय? राघवन जी, ये कांग्रेस की परिपाटी है, आनुवांशिक गुण है कि गुटबाजी के चलते एक नेता दूसरे नेता के खिलाफ खुली टिप्पणी कर देता है। वो कहीं भी लोक लाज की चिंता नहीं करता कि इससे पार्टी को कहाँ नुकसान हो सकता है या पार्टी को क्या डैमेज पहुंच सकता है। लेकिन आप देखें, बदली हुई परिस्थिति में जब लोकसभा विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और उमंग सिंगार ने दिग्विजय सिंह के साथ भले वो टिप्पणी की थी जब सरकार में रहते हुए, लेकिन उस टिप्पणी को भुलाने की कोशिश की। चुनाव परिणाम आने के बाद जो पहली मीटिंग कांग्रेस कार्यालय में हुई तो उन्होंने माफ़ी मांगी दिग्विजय सिंह से, और मुझे ये लगता है कि संभवतः शायद वो वही समय था जब उनको एक इंडिकेशन मिल गया था कि आपको एक बड़ी जवाबदारी दी जा रही, तो आप भी अब अपने जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन बिठाने का प्रयास करें। तो शायद उमंग सिंगार ने इसी चक्कर में दिग्विजय सिंह जी से माफ़ी मांगी थी और एक गुलदस्ता देते हुए उनका फोटो भी आया था। अब ये आगे की रणनीति और राजनीति होगी कि तीनों नेता, जो नए नेता आए हैं, वो कैसा परफॉर्मेंस करते हैं जनता के बीच में जाके, विधानसभा में, सड़क के अंदर और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ। दूसरा, वो अपनी जबान पर कितना कंट्रोल करते हैं। हालांकि जबान पर कंट्रोल करना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत प्रयास किए जाएं तो आप लंबी दूरी के लिए बड़े अच्छे नेता के तौर पर उभर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपने कहा कि उन्हें संकेत था और उसी के चलते उन्होंने दिग्विजय सिंह से माफ़ी मांगी, पैर छुए माफ़ी मांगी। सवाल है कि कांग्रेस के भीतर लोग कहते हैं कि आंतरिक लोकतंत्र होता है और इसलिए वहाँ लोगों के दिल भी बड़े होते हैं, वो माफ़ भी कर देते हैं। और लेकिन सवाल ये है कि अखाड़े का जो उस्ताद होता है वो एक दाव बचाकर चलता है। अगर आप उसके साथ हैं तब तो ठीक है, नहीं तो वो एक धोई पछाड़ लगाएगा और चित कर देगा। तो ये जो तो अखाड़े के पुराने उस्ताद हैं, पुराने खलीफा, हम दिग्विजय सिंह की बात भी कर रहे हैं और कमलनाथ की बात भी कर रहे हैं, अगर इनके साथ तालमेल लगाकर ये नई टीम चलेगी तो सफलता की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अगर ये कहीं तेज चलेंगे, जैसा कि कई बार लगता था, लेकिन जिम्मेदारी के बाद शायद सब बदले हुए देखें और गंभीर हो जाएं। अगर गंभीर होंगे तो इस बदलाव का सब जगह स्वागत होगा और लोग देखेंगे कि सरकार भी इस बदलाव के बाद विपक्ष के आक्रामक रूप से थोड़ी सी नियंत्रण में रहेगी, काबू में रहेगी और जनता को भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। संदीप जी, बदलाव का तो स्वागत है, लेकिन अखाड़े के जो उस्ताद हैं उनके साथ अगर आपने तेज चलने की कोशिश की तो ये कांग्रेस है, यहाँ पटकनी भी बहुत जल्दी मिल जाती है। आपकी राय? है कि पटकनी बहुत आसान होती है इन वरिष्ठ नेताओं के लिए क्या, लेकिन एक सवाल मेरे मन में है, क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में जब भी युवा को कमान सौंपी गई इन वरिष्ठ नेताओं ने उसका साथ दिया? ये बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश की राजनीति, मुझे याद नहीं आता है कि किसी युवा को कमान सौंपी गई और उसकी सरपरस्ती के लिए बड़े नेता खड़े हुए। वो ये चाहते हैं कि जिस युवा को जिम्मेदारी सौंपी जाए वो उनके छाते के नीचे खड़ा हो। मुझे नहीं लगता है कि बहुत आसानी से, चाहे उमंग सिंगार हो या जीतू पटवारी हो, वो इन वरिष्ठ नेताओं के अम्ब्रेला के नीचे आना पसंद करेंगे, क्योंकि इनके अम्ब्रेला में तो इनकी अपनी विरासत, नई पीढ़ी तैयार करने की जिम्मेदारी है ना। क्या ये राजनेता भी ईमानदारी से काम करेंगे? तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस में जो ये युवा पीढ़ी आई है, क्योंकि अरुण यादव के पास जो अपने अनुभव है वो किसी से छुपे नहीं है, अजय सिंह के साथ जो वरिष्ठ नेताओं ने किया वो छुपा नहीं है, चाहे जीतू पटवारी के साथ हो चाहे उमंग सिंगार के साथ हो, छुपा किसी से नहीं है राघवेंद्र जी। तो मुझे ये संभावना कम लगती है कि ये जो युवा नेता है जिन पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये वरिष्ठ नेताओं की सरपरस्ती में काम करेंगे। ये सहयोग ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, लेकिन उनकी सरपरस्ती में उनके छाते के नीचे आके खड़े होकर राजनीति तो नहीं करेंगे। मैं सिर्फ जी इस पर एक बात कहना चाह रहा था कि आपको पता है कि
कमलनाथ के और दिग्विजय सिंह के क्या रिश्ते थे, बड़े भाई छोटे भाई के रिश्ते की बात करते थे। कभी दिग्विजय सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन कमलनाथ के कारण मिला था, कमलनाथ को का एहसान उन्होंने 2018 में चुकाया। लेकिन आप देखिए पूरे दौर में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी आपस में राजनीति करने से बाज नहीं आए, एक दूसरे की टांग खींचने से बाज नहीं आए। तो ये कांग्रेस की आनुवंशिक परंपरा, और अगर ये खत्म हो गई तो संभवतः मुझे लगता है कि कांग्रेस ही खत्म हो जाएगी। चलिए, लेकिन मैं एक बात करूंगा, समय की तंगी है इस पूरे मामले में। अगर हम 1980 की बात करें तो जिस युवा में जितनी ताकत होगी वो उतना आगे बढ़ जाएगा। अर्जुन सिंह को केंद्र का समर्थन था, लेकिन उनमें चतुराई भी थी, उनके भीतर बुद्धिमत्ता भी थी, तब वो सरवाइव कर पाया और वो मध्य प्रदेश के 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, दोबारा मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल बने, फिर केंद्र की राजनीति में आए तो केंद्रीय मंत्री बने। तो अगर आपके पास चतुराई है तब तो फिर आपको इनकी सरपरस्ती की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं दूसरा उदाहरण दूंगा, मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस युवा ने सर्वाइव किया था वो उसका नाम है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह भी इन सारे सीनियर लीडरों की मौजूदगी में राजीव गांधी ने उनको अध्यक्ष बनाया था, और जब वो अध्यक्ष बने थे तब सबसे जूनियर थे। उस समय शुक्ल बंधु श्यामाचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल, मोतीलाल बोरा, उसके बाद माधवराव सिंधिया, फिर अर्जुन सिंह, ये तमाम लीडर थे। लेकिन इन सब के बीच में से दिग्विजय सिंह ने रास्ता बनाया और करीब 33-35 साल तक उन्होंने पॉलिटिक्स की। तो ये दोनों तीनों नेताओं को ये चतुराई बतानी पड़ेगी कि इनकी सरपरस्ती में हम पले बढ़े भी और चतुराई से आगे भी निकल जाए। अगर इतना उनमें पुरुषार्थ, पराक्रम और बुद्धिमत्ता है तब तो वो सर्वाइव करेंगे, नहीं तो हम सबको पटकनी खाते हुए देखेंगे। ये मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं आएगा, क्योंकि जरा भी अगर इन्होंने गलती की तो बहुत चतुर चालाक लोग बैठे हुए हैं, वो जरूर पटकनी देंगे। इसलिए इनको बहुत संभल के चलने की जरूरत है। रमेश जी, आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी कि क्राउड फंडिंग की बात भी कांग्रेस कर रही है, अगर आप इसमें कुछ कहना चाहते तो जरूर कुछ कहें। राघवन जी, क्राउड फंडिंग का जो फंडा अभी कांग्रेस ने लेके आई है, मनोवैज्ञानिक दाव लगाया है कांग्रेस ने, और मैं समझता हूं कि अब कितना सक्सेस होता है ये तो नहीं कह सकता, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक दाव है और एक बेहतरीन दाव है। सर, कांग्रेस की रणनीति है कि मिनिमम उन्होंने 138 रुपए का रखा कि आप कम से कम हमें 138 रुपए दें 18 साल से ऊपर के। तो इससे क्या हुआ कि जनता में एक सहानुभूति का मैसेज आएगा कि कांग्रेस तो बड़ी गरीब पार्टी है। दूसरी बात, 138 रुपए कोई भी दे देगा। और एक चीज मैंने देखी साइकोलॉजिकली कि आपने 138 रुपए दे दिए तो आप साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक तौर पे जुड़ जाते हैं, और भले आप पहले मोदी को वोट देना चाहते थे, लेकिन अगर 100 में से 20 लोगों ने भी ये सोच लिया अगर आप 138 रुपए तो दे दिए, वोट भी दे देते हैं, तो इसका किस हद तक फायदा। इस पर फिर कभी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी तो ये मामला क्राउड फंडिंग का है, ये कितना सफल होता है कितना नहीं होता तो देखा जाएगा। लेकिन कह सकते हैं कि कांग्रेस ने भी पीढ़ी परिवर्तन किया, और मैं ये भी कह सकता हूं कि कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है वो भाजपा की पिच पे हो रही है। बीजेपी तय कर रही है कि कांग्रेस क्या पॉलिटिक्स करेगी, क्योंकि भाजपा ने बदलाव किया तब कांग्रेस ने बदलाव किया, तो आप उसकी कॉपी कर रहे हैं। ये क्राउड फंडिंग का जो मुद्दा है, इसमें कितने पैसे इकट्ठे होते हैं ये देखने की बात होगी। अभी तो ये लग रहा है कि बहुत पैसा इकट्ठा होगा, लेकिन इसकी उम्मीद अभी कम दिख रही, क्योंकि कांग्रेस के पास विरोध के मुद्दे बहुत सारे हैं। तो इस पर फिर बात करेंगे, लेकिन मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। कुछ कहना चाहते हैं आप संदीप जी? चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी आपका भी, संदीप जी आपका भी, और गौरव जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो कांग्रेस का पीढ़ी परिवर्तन शुरू हो गया है, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।